वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके इन्फो साइंस एंड कंप्यूटर में। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां। हेलो दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है पाचक ग्रंथियां। सामान्यतः आप जानते हैं कि पाचक ग्रंथियां पाचन तंत्र से जुड़ी हुई हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया कि पाचक तंत्र के अंतर्गत दो भाग हैं, एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। तो आज बात करेंगे पाचक ग्रंथियां के बारे में, जो हमारे शरीर में सभी प्रकार की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और उन्हें हमें शरीर में प्रदान करते हैं। तो अगर बात करें तो पाचक ग्रंथियां कई प्रकार की हैं। लार ग्रंथियां, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में एंजाइम के द्वारा सभी कार्य करते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम अध्ययन करें। लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां का नाम आप आहार नाल की वीडियो में सुना होगा कि जो लार ग्रंथियां होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, जैसे अधोहन, कर्णमूल, अधोजिह्वा। आप किसी बुक में कर्णमूल को कर्णपूल के नाम से भी जानते होंगे। इनका 2 नाम है, कर्णमूल और कर्णपूल। तो आइए देखें लार ग्रंथियां का कार्य। आप जानते हैं कि यह 3 जोड़ी पाया जाता है। यह हमारे शरीर में 3 जोड़ी पाया जाता है और रोज 1.5 लीटर का श्रावण करता है, यानी प्रतिदिन 1.5 लीटर का श्रावण करता है एक स्वस्थ मनुष्य। तो आइए देखें अधोहन के बारे में। अधोहन जो है निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होता है, यानी निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होता है और निचले कृतंक दांतों के पास, यानी ये कृतंक दांत हैं, इनके पास वहाटंस नलिका के द्वारा जीभ के नीचे होता है। आप इस पिक्चर में देखिए कि किस प्रकार से यह निचले जबड़े के पश्च भाग में कृंतक दांतों के पास वहाटंस नलिका के द्वारा जीभ के नीचे खुलता है। ओके, और हमें ध्यान ये भी देना है कि लार में अल्फा एमाइलेज नामक विटामिन या कह सकते हैं एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को मीठा बनाता है। अब बात है कर्णमूल की। तो कर्णमूल की बात की जाए तो कर्णमूल चेहरे के पार्श्व भाग में, यानी चेहरे के पार्श्व भाग में स्थित होता है और ये स्टेंसन की नलिका द्वारा मुख गोइका यानी मुख के अंदर खुलता है और इसमें जो है टाइली नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को मंड में बदलता है, यानी शर्करा में। अब बात करते हैं अधोजिह्वा की। तो इस चित्र में देखिए अधोजिह्वा जो है यह जिह्वा के नीचे, यानी जीभ के नीचे स्थित होता है और ये जो होता है महीन रिमिनस नलिका के द्वारा मुख गुहा के फर्श पर गिरता है, यानी यह जीभ के नीचे स्थित होता है और महीन रिमिनस नलिका के द्वारा मुख गुहा के फर्श पर खुलता है। इनका कार्य क्या है? मंड को शर्करा में बदलना, यानी भोजन को आप कभी गौर किए होंगे कि जब आप भोजन को अधिक समय तक चबाते हैं तो भोजन आपको मीठे का अनुभव कराता है, यानी लार का यही कार्य है कि भोजन को लुब्धि करना, गीला करना, विभिन्न प्रकार के एंजाइम उसमें मिलाना। तो लार ग्रंथियां की संख्या 3 जोड़ी, अधोहन, कर्णमूल, अधोजिह्वा, जिसके बारे में हमने विधिवत रूप से बता दिया। अब बात आती है आमाशय या जठर ग्रंथि। आमाशय या जठर ग्रंथि। इस पिक्चर में देखिए कि आमाशय किस प्रकार से स्थित है। हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि आमाशय के 3 पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो देखें कार्डियक में किस प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगर कार्डियक की बात करें तो यह आमाशय के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है और फंडिक की बात करें तो यह आमाशय के मध्य में स्थित होता है। आइए देखें कि फंडिक में कौन कौन से पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो इसमें रेनिन होता है और पेप्सिन होता है।
इसमें देखें तो रेनिन तथा पेप्सिन, रेनिन तथा पेप्सिन नामक पाचक ग्रंथ पाया जाता है और साथ ही साथ गैस्ट्रिक हार्मोन पाया जाता है और इसके साथ अति महत्वपूर्ण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन की अम्लीयता बनाता है। यानी अगर भोजन में किसी कारणवश कोई कीटाणु या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो भोजन में के साथ घुलकर उसे अम्लीयता बनाता है। तो आइए देखें अगला पाइलोरिक। तो पाइलोरिक में किस प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं, आइए देखें। पाइलोरिक में कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं, ये सिर्फ श्लेष्म का श्रावण करके दीवारों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। श्लेष्म का श्रावण करके दीवारों की सुरक्षा प्रदान करती हैं। और माना जाए तो अमाशय उदर गुहा में और डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। हमने पाचन तंत्र में बताया, आहार नाल में, कि अमाशय कहाँ स्थित है। तो अमाशय उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है और यह 3 पालियों में बटा होता है। जो पाइलोरिक होता है वह 3 पालियों में बटा होता है। अब बात आती है यकृत की। तो यकृत में किस प्रकार के पाचक ग्रंथियां हैं, आइए देखें। यकृत को माना जाता है कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसके पश्चात मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय को कहा जाता है। तो यकृत के बारे में देखा जाए तो यकृत का जो भार होता है 1500 ग्राम होता है और इसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है 15 सेंटीमीटर। और अगर यकृत की स्थिति देखा जाए कि यह स्थित कहाँ होते हैं तो यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे और अमाशय के ऊपर। फिर सुन लीजिए, इनकी स्थिति क्या है, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे व अमाशय के ऊपर। इसके पश्चात अगर यकृत की बात की, यकृत कई पालियों में बटा होता है। इनकी कोशिकाओं से पित्त रस का निर्माण होता है। ये आप जानते होंगे, पिछली कक्षा यानी स्मार्ट क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का निर्माण होता है। अगर माना जाता है कि पित्त रस में कोई पाचन एंजाइम नहीं होती है, लेकिन फिर भी यह पाचन में अहम भूमिका निभाता है। कैसे? अगर भोजन कोई अम्ली है, भोजन कोई क्षारीय है तो यह पित्त रस क्या करता है, उसे अम्लीयता प्रदान करता है, उसे उदासीन कर देता है। तो आइए देखें यकृत के कार्य। यकृत के कार्य बहुत सारे निम्नलिखित हैं, एक एक करके इनका अध्ययन करें। पहला, हिपैरिन का निर्माण। अगर देखा जाए तो हिपैरिन एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ है जो हमारे शरीर में, शरीर के बाहर कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहां से ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो वह इसके द्वारा रुधिर के थक्का बनने, यानी अभी हम वहां बताएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि शरीर से बाहर रुधिर का जमना ये अलग है और शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियां, यानी आपके शरीर में कई प्रकार की रुधिर वाहिनियां, धमनी है, सीरा है। तो जो शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियां हैं उसमें ब्लड को जमने से रोकता है हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। अब बात आती है पित्त रस का स्रावन। यकृत की कोशिकाओं में पित्त रस का भी निर्माण होता है और ये पित्त रस का स्रावन करते हैं। ये कुछ भाग जो होते हैं, भोजन करते समय अगर कोई हानिकारक जीवाणु बच जाए या भोजन को सड़ने तथा गलने से ये बचाता है पित्त रस। अगर कभी आप अचानक कोई अपशिष्ट भोजन कर लिए या हानिकारक भोजन कर लिए तो यह पित्त रस क्या करता है, उस हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके पश्चात ग्लाइकोजन का संचय। ग्लाइकोजन का संचय ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आइए देखें, यदि रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज चला जाता है, यदि शरीर में
भोजन करने के पश्चात आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज चला जाता है तो इसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी यकृत की कोशिकाएं अगर रुधिर में ग्लूकोज का आवश्यकता से अधिक उपयोग होता है तो उसे ग्लाइकोजन में बदल देती है। इसके पश्चात ग्लूकोजीनोलाइसिस, ग्लूकोजीनोलाइसिस इसकी बात करें तो यह रुधिर में आवश्यकता से अधिक, यानी जब आपको रुधिर में ग्लूकोज की कमी होती है तो यकृत की कोशिकाएं ग्लूकोज को सामान्य कर देती हैं। यानी अगर ग्लूकोज की कमी होती है तो यकृत की कोशिकाएं ग्लूकोज का श्रावण करके उसको नियमित करती हैं। अगला वसा संश्लेषण। अगर हमारे शरीर में वसा की कमी होती है तो यकृत की कोशिकाएं वसा का संश्लेषण किए रहती हैं। अगर कमी होती है तो अधिक ग्लूकोज को, अगर वसा की कमी होती है तो अधिक से अधिक ग्लूकोज को वसा में कन्वर्ट कर देता है ये। इसके पश्चात रुधिर का थक्का बनना। अब टॉपिक ये आती है कि रुधिर का थक्का बनना। तो आपका शरीर कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता है, ब्लड बहने लगता है, तो आपका रुधिर थक्का अगर नहीं जमता है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में प्रोथ्राम्बिन व फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन नहीं है। अगर आपके शरीर में प्रोथ्राम्बिन व फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है तो आपके शरीर से कोई क्षतिग्रस्त अंग से ब्लड बहना तुरंत रुक जाता है और वह जम जाता है। इसके पश्चात यूरिया का संश्लेषण। यकृत की कोशिकाएं विषैले पदार्थ या यूरिया का संश्लेषित करते हैं। यानी आपके शरीर में कोई विषैला पदार्थ है या फिर अधिक से अधिक यूरिया है तो उसको कम करते हैं, यानी कम हानिकारक करते हैं, उसका नियमन करती हैं। सुरक्षा। यकृत की कोशिकाएं किस प्रकार हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं तो यह पित्त रस के द्वारा हमारे मुख के द्वारा किए गए भोजन में सुरक्षा प्रदान करती है, यानी उसे क्षारीय बनाती। इसके पश्चात अगला टॉपिक है अग्न्याशय। अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है और इसका लंबाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर और यह स्थित कहाँ होता है? उदर गुहा में। इसका आकार जे आकार का, यानी यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जिसकी लंबाई 12 से 15 सेमी और यह उदर गुहा में स्थित होती है। कहाँ? ग्रहणी के मध्य भाग में। और इसे मिश्रित ग्रंथ भी कहा जाता है और इसका भार 60 से 90 ग्राम होता है। और अग्न्याशय का निर्माण छोटे छोटे पिंडकों से बनी होती है जिनके मध्य में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं जो अमाशय रस का स्रावित करती हैं। यानी अमाशय पिंडकों से बनी होती है और इनके मध्य में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं जो अग्न्याशय रस का स्रावण करती हैं। आइए देखिए इनके कार्य। इनके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, अग्न्याशयिक रस का स्रावण। अग्न्याशयिक रस का स्रावण। पहला एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों हार्मोन के नाम हैं। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अगर एमाइलेज की बात की जाए तो यह कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है। यानी जब मुख में भोजन हम किए रहते हैं और जो लार के प्रभाव से बच जाता है वह यहाँ पर एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट से शर्करा में बदला जाता है। उसके पश्चात लाइपेज। लाइपेज यह वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। यानी यह वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। इसके साथ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का कार्य यह है कि अगर प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है, कुछ बाकी है, तो यह प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन करता है, यानी आंशिक पाचन को पूर्ण करता है। अब बात आती है दूसरी
पहला कार्य था अग्नाशय रस का श्रावण, दूसरा हार्मोन का श्रावण। अब हार्मोन के श्रावण में देखा जाए तो हार्मोन के श्रावण में अभी हमने बताया कि अग्नाशय छोटे छोटे पिंडों से बनी होती हैं जिनमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। अब लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिका होती है और एक अल्फा कोशिका होती है। अगर बात की जाए तो बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रण एवं नियमन करता है। यानी हमारे द्वारा किए गए भोजन को जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं उनका उपापचय और नियंत्रण करता है। इसके पश्चात पांचवा यानी पाचक ग्रंथि का सबसे अंतिम भाग आंतरिक ग्रंथियां। आंतरिक ग्रंथियां यानी छोटी आंत बड़ी आंत, ये आंतरिक ग्रंथियां आंतरिक रस का स्रावन करती हैं जो लीवर कून की दरार में स्थित होती है। यानी लीवर कून की दरार में आंतरिक रस का स्रावन होता है और साथ ही साथ श्लेष्म का भी स्रावन होता है और एंजाइम का भी स्रावन होता है जिसमें ब्रूनर ग्रंथि तथा चषक कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। आपको जब आंतरिक ग्रंथि का विश्लेषण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अम्लीय सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम रसांकुर कहते हैं। तो हमने पाचक ग्रंथ से संबंधित सभी प्रकार के पाचक ग्रंथियों को बता दिया। व्याघ्र ग्रंथि, अमाशय, अग्न्याशय, उसके पश्चात आंतरिक ग्रंथियां। हम आपको एक बात बता दें, कभी कभी छोटे शिशु को जब दूध पिलाया जाता है तो दूध को शरीर से यानी मुख से बाहर त्याग देता है। इसका कारण यह है कि जब अमाशय में जठर ग्रंथि का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और वहाँ भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, इसलिए शिशु जो होते हैं दूध को मुख से बाहर त्याग देते हैं।